की वैकेंसी है एईओ की, जिसमें 4600 ग्रेड पे तक की सैलरी आपको मिलती है। जिसमें आप देख सकते हैं जो है आपका डीए है वो 8330 रुपये मिलते हैं। एचआर है, हाउस रेंट 11760 के आसपास मिलता है। टीपीटी है, ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है उसमें 4212 मिलते हैं। टोटली जो सैलरी है वो 73,302 रुपये, मतलब ये 2019 की मैंने ली है, ये चेन्नई की है, ठीक है जी। लेकिन अभी जो हाल ही में है वो 80,000 की लमसम आपकी सैलरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी के लिए लेकर आ गए हो एक नई वीडियो, ईडी कैसे बन सकते हैं। साथियों, आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होगी और जाना भी होगा कि आईपीएस के बारे में, आईएएस के बारे में, आईपीएस के बारे में, है ना, आईएफएस के बारे में। ये अलग ही उसका रुतबा होता है। उसी तरह से आप देख सकते हैं एक ईडी का भी एक अलग तरीके से रुतबा होता है। ईडी का मेन काम होता है छापा मारना। जो भी फ्रॉड काम करता है, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, पैसे के मामले में हो, घोटाला हो किसी पैसे के मामले में, तो आप उस पर रेड मार सकते हैं। चाहे वो बहुत बड़ा मंत्री हो, सीएम हो, या कोई भी बड़ा बड़ा राजनीतिज्ञ क्यों नहीं हो। यदि पैसे के मामले में कोई घोटाला करता है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ईडी के अंदर एक इतना बड़ा पावर होता है कि आप उसके घर पे छापा मार सकते हो। आप देख सकते हैं हमारे जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी, उनको भी जो है एक ईडी ने जो है अरेस्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि ईडी में कितनी पावर होती है। आप देख सकते हैं कि साइड में हल्का सा मैंने कटिंग लगाई है कि चीन में पहुंचाए गए 400 करोड़ जारी। ईडी ने 4 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया। तो ये देख सकते हैं चीन में 400 करोड़ जो है वहां पे भेजे गए हैं, ब्लैक मनी जिसको बोलते हैं हम, और ईडी ने उनको अरेस्ट किया। तो ईडी के पास ही होती है सारी कुछ इन्फॉर्मेशन, ईडी के पास ही होती है सारे कुछ जो है अधिकार किसी को भी अरेस्ट करने के। एक तरीके से ईडी और एक आपका दूसरा हो गया ये सीबीआई ऑफिसर, दोनों का काम एक सेम ही होता है। इन दोनों में एक ऐसा होता है कि हर पोस्ट में, हर वैकेंसी में आपको 12 महीने की 12 सैलरी मिलती है, लेकिन सीबीआई और आपकी दूसरी जो है ईडी, इनको 13 सैलरी मिलती है, क्योंकि इसका काम ही ऐसा ही होता है ना। आप देख सकते हैं मैंने कुछ न्यूज की कटिंग भी लगाई है कि ईडी का एक्शन तेज, अब कहां भागेंगे सोरेन। आप देख सकते हैं साइड में और ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड में शराब घोटाले के मामले में ईडी की छापेमारी। ईडी का पावर गया, मतलब भ्रष्टाचार का चाबुक। पेपर लीक के मामले में ईडी का बड़ा एक्शन दूसरे दिन ही जारी। तो आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े जो घोटाले होते हैं, जब पेपर लीक हो, पैसे के मामले में हो, टैक्स चोरी हो, है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में है, बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं, तो सारा कुछ जो है ईडी के अंतर्गत आता है। ईडी एक डिपार्टमेंट होता है, ना कि एक पोस्ट होती है, जिनके बारे में हम जो है एक स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। यदि आप भी ईडी बनना चाहते हैं तो किस तरीके से बन सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना, कौन सा एग्जाम पैटर्न होता है और कौन सा एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है, सारी कुछ बातें हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पोस्ट का नाम जानते हैं, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ईडी की जो ये पोस्ट होती है ना, एईओ जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं। डिपार्टमेंट है आपका इन्फोर्समेंट जो है डायरेक्टरेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईडी भी बोल सकते हैं, प्रवर्तन निदेशालय। ईडी जो मिनिस्ट्री फाइनेंस के अंतर्गत ये आती है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। और हाल ही में यदि वित्त मंत्री की हम बात करें तो निर्मला सीता जो है रमन जी है, वो हमारे वित्त मंत्री है वर्तमान में, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ये ईडी का काम आता है। सिलेक्शन अथॉरिटी क्या रहता है कि स्टाफ जो सिलेक्शन ऑफ कमीशन, उनकी तरफ से जो है एग्जाम कराया जाता है। मतलब एसएससी, जिसमें आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपको जो है अटेम्प्ट करना पड़ता है, उनको आपको जो है रैंक लाना पड़ता है, उसी के अनुसार जो है आपकी रैंक मिलती है। जिसमें एसएससी सीजीएल जो है कॉम्बिनेड ग्रेजुएट लेवल, जो एक ग्रेजुएट लेवल की ये वैकेंसीज होती है, जिसमें आपको 10th पास 12th पास से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें आपका जो है ग्रेजुएशन पास होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है जी। आप देख सकते हैं नीचे एक लाइन मैंने लिखी है कुछ, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर सहायक प्रवर्तन अधिकारी है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है, प्रवर्तन निदेशालय, ईडी में एक पद है जिसे एईओ के नाम से जाना जाता है। समान और शक्ति के कारण एईओ का पद सबसे अधिक मांग वाले पदों में से एक होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो ईडी की वैकेंसी होती है, ये एसएससी की सबसे पावरफुल पद होता है और सबसे ज्यादा सैलरी वाला पद होता है। हालांकि सबके सैलरी अच्छी होती है, लेकिन एक ईडी की है, एईओ की सैलरी वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब एसएससी में जितने भी एग्जाम होते हैं A to Z जो भी हैं, लेकिन सबसे जो हाईएस्ट सैलरी वाली होती है वो एईओ वाली होती है। तो इसकी रीजन मैंने आपको बता ही दिया, है ना, क्योंकि इसमें साल में 12 महीने में 13 सैलरी इसको मिलती है, और सीबीआई वाले को भी, है ना। अगला हम जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बताना चाहूँगा, एलिजिबिलिटी आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए,
ठीक है, चाहे आपके साइंस से हो, कॉमर्स से हो, ठीक है जी, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे LLB से, किसी भी सब्जेक्ट से क्यों ना हो, आपके पास में सिर्फ आपके पास में बैचलर डिग्री होनी बहुत ही जरूरी है, ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, उम्र आपकी रहनी चाहिए 18 से लेकर 30 साल। यदि 18 से लेकर 30 साल है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अदर हैं OBC, SC, ST, PWT, एक्स सर्विसमैन, उनमें सभी में आरक्षण है, समान है सभी में, किसी में 5 साल, 3 साल, 10 साल, जो भी आपका आरक्षण के हिसाब से वो अलग कैटेगरी है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो साथियों बताना चाहूंगा, इसमें आपके 2 एग्जाम होते हैं, SSC टियर फर्स्ट और SSC टियर सेकेंड। ठीक है, टियर फर्स्ट के बारे में हम जानते हैं, ये टियर फर्स्ट है वो आपका क्वालिफाई एग्जाम होता है, इसका जो है नंबर आपकी कट ऑफ में नहीं जुड़ता। ओके जी, पैटर्न टायर फर्स्ट के बारे में जानते हैं, इसमें आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का ये पेपर आपका आने वाला, और 1 घंटे का मात्र ये पेपर रहता है। ठीक है, इसमें माइनस मार्किंग भी रहती है 0.25 के आसपास। ठीक है, इसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वांटिट्यूड एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है जी, और आपके जो है इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे जो क्वेश्चन है 2-2 नंबर के हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 मिनट का, 2 मार्क्स का। ओके जी, दूसरी हम बात करते हैं टियर सेकेंड की, जिसमें आपका जो है इसमें आपकी कट ऑफ लानी होती है, जो भी आपकी रैंक बनती है SSC की, जितनी भी पोस्टें हैं कि आपका कौन से पोस्ट में सिलेक्शन होएगा, ये आपका ये सेकेंड वाला टायर है उसके ऊपर निर्धारित होगा। अच्छे अंक आ जाते हैं तो AEO बन सकते हैं, CIB बन सकते हैं ना, CBI बन सकते हैं, है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं, है ना, जिसको GST इंस्पेक्टर बोलते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर। ठीक है, इसमें बहुत सारी अलग अलग पोस्टें होती है। ठीक है, ग्रुप B की वैकेंसीज वगैरह सारी कुछ रहती है। इसमें हम बात करते हैं, इसमें आपका जो है मैथ में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मार्क्स का आपका ये रहता है, जिसमें हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का ये रहने वाला है। ठीक है जी, रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 90 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। ओके जी, और आपका जो है इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 135 नंबर का ये पेपर आपका रहने वाला है। सबसे हाईएस्ट नंबर का जो आपके इंग्लिश पे रहता है, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 135 नंबर का है। यदि आप 45 क्वेश्चन पे सही करते हैं तो 135 नंबर है वो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, GK GS में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 नंबर का ये आपका रहने वाला है। और अगला आपका रहेगा कंप्यूटर, जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 60 नंबर का रहने वाला है। कंप्यूटर जो है ये सिर्फ आपका क्वालिफाई है, इसके नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे। और उसके बाद जो 15 मिनट का है वो आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, मतलब 1 मिनट में आपको 28 से 30 जो है वर्ड आपको टाइपिंग करने होते हैं। 15 मिनट का रहेगा, 2000 वर्ड आपको टाइपिंग करने पड़ेंगे। ठीक है, वो भी आपका क्वालिफाई रहेगा। जो भी आपका नंबर है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GK GS, इसमें से जो है आपकी कट ऑफ बनती है, जो 390 में से आपको कट ऑफ बनती है, मतलब 390 में से आप कितने नंबर लाते हैं उनके ऊपर। और दूसरी बात जो है इसमें -1 नंबर आपको जो है माइनस मार्किंग आपकी दे रखी, नेगेटिव मार्किंग। यदि आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलता है, यदि आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके जो है 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है जी, चलो अब हम करते हैं सैलरी के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं सैलरी मैंने यहाँ पे स्लिप जो है वो लगा रखी है। तो ग्रुप B की वैकेंसी है AEO की, जिसमें 4600 ग्रेड पे तक की सैलरी आपको मिलती है, जिसमें आप देख सकते हैं जो है आपका DA है वो 8330 रुपये मिलते हैं, HR है, हाउस रेंट 11760 के आसपास मिलता है, TPT है, ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है उसमें 4212 मिलते हैं। टोटली जो सैलरी है वो 73,302 रुपये, मतलब ये 2019 की मैंने ली है, ये चेन्नई की है। ठीक है जी, लेकिन अभी जो हाल ही में है वो 80,000 के लमसम आपकी सैलरी बैठती है। ठीक है जी, तो सैलरी भी बहुत ही शानदार है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं वर्क प्रोफाइल के बारे में, भाई इसमें काम क्या करना पड़ता है। वैसे तो मैंने आपको काम तो पहले ही बता ही दिया है, लेकिन एक बार फिर से आपको जान जाता है कि इसमें वर्क कैसे होता है। फील्ड वर्क ही रहता है या फिर डेस्क वर्क भी रहता है, कंप्यूटर पर बैठने का काम भी रहता है। तो साथियों इसमें वर्क है वो दोनों रहते हैं, डेस्क भी रहता है, फील्ड रहता है, दोनों। जैसे आपको जो है काम मिलेगा वैसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक डेस्क वर्क कार्यालय पोस्टिंग का कार्य है, जिसमें आपको फाइलें,
लिपिकीय कार्य जैसे रिपोर्ट और प्रस्तुतिकरण बनाना होता है। जो भी आपकी रिपोर्ट होती है टैक्स से रिलेटेड, वो कोई घोटाला वगैरह कर देते हैं, उसका जो है पैसे से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट अपने फाइल होते हैं उनको मेंटेन करना आपका काम रहता है। ठीक है, कभी कभी आपको किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा फील्ड जॉब के अंतर्गत आने वाली छापेमारी टीम में शामिल होने का आदेश भी दिया जा सकता है। मतलब वरिष्ठ आपका जो है सीनियर है, उसके कहने पे आपको जो है हो सकता है आपको फील्ड में भी जाना पड़ेगा। छापेमारी में जब भी आपको रेड मारनी है वहाँ पे आपको जाना पड़ सकता है। ठीक है जी। फील्ड कार्य में मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य आर्थिक अपराध व खुफिया जानकारी शामिल है। मैंने आपको बता दिया था, खुफिया जानकारी जो भी है, लॉटरी या मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे के मामले में, उसके रिलेटेड आपका काम रहता है। ठीक है, चलो जानते हैं ट्रांसफर पॉलिसी आपकी क्या है, कि क्या इस वैकेंसी में ट्रांसफर भी होता है या नहीं, कितने साल में होता है, किस तरीके से होता है, वो भी हम जान लेते हैं। जो ट्रांसफर है वो आमतौर पर दो परिस्थितियों में किया जाता है। यदि आपके खिलाफ कोई आरोप हो, भाई आरोप तो ये होता है कि आप जो जिस डिपार्टमेंट में रहते हैं वो बहुत ही एक पॉपुलर और हाईएस्ट डिपार्टमेंट, पावरफुल डिपार्टमेंट में, जहाँ भी आप छापा मारेंगे हो सकता है वो आपको रिश्वत देने की कोशिश करे। आपको भी जो है भैया देखो, जहाँ पे भी रेड मारेगा वो इतनी आसानी से आपको रेड मारने देगा नहीं। हो सकता है आपको जो है खरीदने की कोशिश करे। भाई बहुत सारे करोड़ की आप छापेमारी मार रहे हो, एक एग्जाम्पल मान लेते, 300 करोड़ की आपने छापा मार रहे हो, तो वो पहला क्या छापा मारने तो देगा नहीं, आपको खरीदने की कोशिश करेगा कि भाई इतने रुपए ले ले तो छोड़ दे। भाई कोशिश तो अगली पूरी करेगा, लेकिन आप ईमानदार है तो आप छापा मार के ही आएंगे। वैसे कोई ऐसे बहुत सारे होते हैं 1 से 2%, बाकी 80% तो ईमानदारी होते हैं, लेकिन 20% ऐसे होते हैं जो बेईमान होते हैं। ठीक है, बेईमानों के साथ में बेईमानी करने लगते हैं। उनकी यदि जो है कंप्लेन यदि आ जाती है डिपार्टमेंट के पास में तो आपका ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, कोई आरोप आपका हो तो। यदि आवेदक के स्थानांतरण का अनुरोध किया हो, यदि आप बोलते हैं भाई मेरा ट्रांसफर कर दो, ठीक है, तो ट्रांसफर हो सकता है। ये ट्रांसफर के बाद कम से कम 3 साल तक आपको परेशान नहीं किया जाएगा। चाहे जिस पे भी जहाँ पे भी आप लोकेशन में जाएं वहाँ आपको कम से कम आपको 3 साल बिताना होता है। 3 साल के बाद आपको ट्रांसफर भेज ही देते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि भाई एक ही डिपार्टमेंट में रहते हैं तो वहाँ जान पहचान होती रहती बड़े बड़े लोगों की, चाहे पॉलिटिक्स हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई हो, उसकी पहचान होगी। तो हो सकता है कि आप भी जो है उसमें घुल मिल जाए और आप भी जो है रिश्वत खाना जो भी है, समझ सकते हैं मेरी बात को, वो स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट को पता होता है कि भाई हर ईमानदार नहीं होता, कोई न कोई लपेटे में आ ही जाता है, तो उनको 3 से 4 साल में जो है ट्रांसफर कर ही देते हैं, उनको एक ही जगह पे नहीं रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ट्रांसफर होगा तो आपकी जो लिस्ट है वो बेकार हो जाएगी, जो भी पहचान है, क्योंकि नई जगह पे नई पहचान आपको बनानी पड़ेगी, उस पहचान में भी थोड़ा बहुत टाइम लगता है ना। तो इस तरीके से रहता है। और किसी को भी जो है विशिष्ट स्थान पर न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के तैनात किया जाता है, मतलब 3 से 4 साल की अवधि भी आपको जो है रखा जाता है, बाकी ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, पोस्टिंग लोकेशन की बात करें तो इसमें आपकी एक्स सिटीज वाई सिटीज में आपका जो है ट्रांसफर अक्सर होता है। एक्स सिटीज का मतलब होता है जो मेट्रो सिटीज हो गई, मेट्रो सिटीज में आपकी मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली जैसे एरिया में जो है आपका ट्रांसफर होता है। हो सकता है आपको वाई सिटी में भी भेज दिया जाए। वाई सिटी में आपका अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, है ना, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, और जो पन्नाजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, ये दिल्ली वगैरह, चेन्नई, ये तो आपकी उसमें आ गई एक्स सिटी में, शायद डबल हो गया है ना, डबल टाइप हो गया होगा। बाकी जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, ऐसे ऐसे जो है जगह पे आपको जो है भेज दिया जाएगा वाई सिटीज़ में। वाई सिटी और जेड सिटी आप समझ सकते हैं, रूरल एरिया जो बहुत ही कम पॉपुलेशन वहाँ पे होती है। ठीक है, चलिए लास्ट और एंड में हम जान लेते हैं इसकी प्रमोशंस के बारे में, कि भाई आपको प्रमोशन कैसे होता है। भाई नौकरी लग गई अच्छी बात है, सैलरी भी मिलती है अच्छी बात है, लेकिन प्रमोशन होता है कि नहीं होता है, ये भी आपका जानना जरूरी है ना। तो प्रमोशन भी यहाँ पे होता है आपका 4 से 5 साल के बीच में आपका प्रमोशन होता रहता है। सबसे पहले जो है आप असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर से आप जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर बन जाते हैं। उसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर, फिर जॉइंट डायरेक्टर, फिर एडिशनल डायरेक्टर की तरह से आपका जो है इस तरीके से आपका स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन होता है। वैसे कि आपको जॉइंट डायरेक्टर तो आप पहुंच ही जाते हैं, वहाँ पे जो है 1% 2% ही होते हैं जो एडिशनल डायरेक्टर बन पाते हैं, बीच में यहाँ पर रिटायरमेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, बाकी वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन कौन ईटी बनना चाहते हैं। ठीक है जी, बाकी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो साथियों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।